नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम लोग हेनरी फेयोल, एक बहुत जाने माने प्रबंध शास्त्री, उनके द्वारा दिए गए प्रबंध के 14 सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिएगा, बोर्ड पर हमने लिख के रखे हैं प्रबंध के 14 सिद्धांत, और एक एक करके हम देखेंगे, जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फेयोल का ये मानना है कि कोई भी संगठन में जब कोई कार्य किया जाता है, कार्य तो बड़ा भी हो सकता है, तो उन्हें छोटे छोटे भागों में हमें बांट लेना चाहिए। अब ये कार्य करेगा कौन? कार्य वो करेंगे जो उसके लिए प्रशिक्षित हो, जो उसके जानकार हो, जो उसके लिए कुशलता प्राप्त हो। अब कार्य विभाजन से क्या होगा? मान लीजिए एक व्यक्ति एक ही कार्य को कई बार करता है, तो हेनरी फेयोल का ये मानना था कि अगर एक कार्य को उसके लिए जो कुशलता उसमें है, उसमें योग्यता है, वह व्यक्ति उस कार्य को यदि बार बार दोहराता है तो उसमें निपुणता आती है और इससे वो विशिष्टीकरण उस कार्य के लिए प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत, उससे विशिष्टीकरण, यह चीज, यह शब्द आप याद रखिएगा, प्राप्त होता है। कार्य विभाजन के सिद्धांत से विशिष्टीकरण की प्राप्ति होती है। अब आते हैं हम दूसरे सिद्धांत पर। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। जब कोई कार्य किया जाता है तो एक हम जानते हैं कि अधीनस्थ वर्ग को हमें वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होते हैं। अब जब हमें ये अधिकार प्राप्त होता है, एक प्रबंधक को अपने समूह के साथ ये कार्य करने का एक अधिकार होता है कि वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनसे वो कार्य को करवाएं और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करें। तो जिस प्रकार से एक प्रबंधक को अधिकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसे दायित्व का बोध भी होना चाहिए कि वो कार्य उन्होंने किस प्रकार से निर्वाह किया है। तो ये जो दो आप देख रहे हैं पहलू है कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए, कि आपके पास यदि अधिकार है कि अपने अधीनस्थ वर्ग से वो कार्य को करवाएं, उसी प्रकार आपका दायित्व भी बनता है कि वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं। आपसे जो अधीनस्थ ऊपर के अधिकारी वर्ग हैं, आप उनके अधीनस्थ हुए, तो आपका ये दायित्व होता है कि आप वो कार्य को संपूर्ण ढंग से पूरा करें। अब आता है तीसरा सिद्धांत, यह होता है अनुशासन का सिद्धांत। कोई भी कार्य को करने के लिए संस्था में अनेक व्यक्ति होते हैं, समूह में हम कार्य करते हैं, तो संस्था के कुछ नियम होते हैं जिनको पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। तो अनुशासनबद्धता से यदि हम कार्य करें तो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति बेहतर होती है। ये जो नियम होते हैं इनका पालन तो करें ही, साथ में इनका आदर भी करना चाहिए। इसमें एक प्रकार का, जैसे हम कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड वे में पूरा काम होता है। यदि नियम एक जन के लिए लागू होता है, वह सबके लिए होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो अनुशासन के सिद्धांत से पूरे माहौल में एकता रहती है और कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहती है। हम जब देखते हैं चौथा सिद्धांत, आदेश की एकता। साथियों याद रखिए, जब ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि आदेश, अब आदेश किससे प्राप्त होता है? आदेश हमें उच्च स्तर से प्राप्त होता है, अर्थात वरिष्ठ से। मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं और आपको एक से अधिक 2-3 अधिकारी, आपसे उच्च स्तर के वर्ग के अधिकारी ने आदेश दिया है। अब आपका परिस्थिति ऐसे होगा कि आप किसकी पहले सुने, आपके मन में एक दुविधा रहेगी, हमेशा एक संशय रहेगा। तो ये जो सिद्धांत है, इसमें हेनरी फेयोल ने कहा है कि जब एक, अगर हम, ये है अधीनस्थ वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इनको एक समय में एक ही वरिष्ठ आदेश दें। यदि एक से दो यदि वरिष्ठ अधिकारी आदेश देते हैं तो कर्मचारी के मन में हमेशा दुविधा रहेगी, वो कोई भी काम को संपूर्ण ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, उसमें समय भी व्यर्थ होता है, नष्ट होता है।
तो ये गलत दृष्टिकोण है और ये सही दृष्टिकोण है। हमेशा याद रखिए, जब हम आदेश की एकता की बात करते हैं उसमें एक समय में एक ही वरिष्ठ, एक ही अधिकारी, एक ही सुपीरियर को ऑर्डर देना चाहिए। वो काम जब संपूर्ण हो जाता है तब दूसरे सुपीरियर भी दे सकते हैं। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, एक संस्था है, उसमें बहुत क्लियरली हर चीज कि हमारा अधिकारी कौन है, हमारे से सुपीरियर कौन है, ये आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। वेल डिफाइंड जिसको कहते हैं, परिभाषित अच्छे से होनी चाहिए कि हमें हमारे जो अधिकारी हैं, आपको जिनको रिपोर्ट करना है, उनके बारे में आपको जानकारी सही होनी चाहिए। अब बात आती है निर्देश की एकता। निर्देश अर्थात डायरेक्शन। आपका बड़ा संस्था है, बहुत सारे आपके उद्देश्य हैं, कुछ छोटे छोटे प्लान्स भी रहते हैं, योजनाएं रहती है। तो इसमें भी बात यही आती है कि यदि आपका एक प्लान है, उसे करने के लिए एक जो अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी के नीचे एक योजना, वही वो योजना को पूरा करने तक, शुरू से लेके अंत तक एक अधिकारी के नीचे एक योजना को उद्देश्य की पूर्ति तक उसे ही वो संभालना चाहिए। कोई दूसरा आके उसे अगर करे तो उसमें फिर से वही समस्या उत्पन्न होती है कि दुविधा होती है। किसी के करने का ढंग अलग होता है, किसी के करने का ढंग अलग होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें समस्या यही आती है कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो आपके पास संसाधन है उसका उच्चतम, संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा खूब अच्छे से उसका उपयोग हो। हम जब प्रबंधन की बात करते हैं, और हेनरी फ्यूल का ये मानना था, अगर हम एफिशिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, इसमें यही बात आती है कि आपकी मिनिमम ऑफ इनपुट्स होनी चाहिए और मैक्सिमम ऑफ आउटपुट्स। आपका वेस्टेजेस बहुत कम हो तो व्यय यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा, वेस्ट होगा, वो ना हो। इसीलिए एक यदि योजना है और उसके लिए एक जब अधिकारी होते हैं, वही उसको पूरा करे, संपूर्ण करे। छठवां जो सिद्धांत है, सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों को हम समर्पण दें। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं, एक टीम है आपकी। अब एक जैसे क्रिकेट मैच, उसमें आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको एक उद्देश्य रहता है कि ओपोनेंट टीम को आपको हराना है। अब सभी प्लेयर्स की एक ही ये जो उद्देश्य होती है, अपने अपने हम रिकॉर्ड्स को ना देखें, तभी हमें ये रिकॉर्ड बनाना है, हमें वो रिकॉर्ड बनाना है, आपको अपनी टीम को जिताना है। तो ये जो एक भावना होती है कि सामान्य, जनरल, कि आपके पूरे जो टीम है उसके लिए, अर्थात यहाँ पर जब हम बात देखते हैं कि संस्था के हित के लिए जो आपके उद्देश्य हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत हितों को ना देखें, प्राथमिक रूप से हमें कौन सा हित देखना है, जो हित है संस्था के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें काम एक साथ मिलकर करना चाहिए। उचित पारिश्रमिक। अब यदि एक कर्मचारी या एक मजदूर काम करता है, मेहनत करता है, उसका भी परिवार होता है, तो उसे यह एक मन में इच्छा रहती है कि जितना वो परिश्रम कर रहा है, उसकी जो मेहनत और उसका जो फल, प्रतिफल उसे मिले, वो इतना मिले कि वो स्वयं की भी देखभाल ठीक से कर सके और अपने परिवार का भी लालन पोषण कर सके। तो इतना भर तो मिनिमम एक वेजेस होनी चाहिए कि उसे पारिश्रमिक ऐसा मिले कि वो स्वयं भी, उसका मन अगर खुश रहे तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होती है, जो कि संस्था के लिए फिर से एक प्रोडक्टिविटी की बात होती है। तो उचित पारिश्रमिक यदि ना हो तो क्या होता है कि श्रमिक या जो मजदूर है या कर्मचारी है, वो यहाँ पे काम ना करते हुए वो छोड़कर चला जाएगा, और ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है आजकल संस्थाओं में। तो इस वजह से हेनरी फ्यूल का ये मानना है कि आप जो पारिश्रमिक देते हो वो उचित हो, जो योग्यता है, जो वो काम कर रहा है, उसके अनुसार उसे पारिश्रमिक मिलनी चाहिए। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है केंद्रीयकरण का सिद्धांत। केंद्रीयकरण और उसका विपरीत है विकेंद्रीयकरण। देखिए साथियों, जब एक संस्था होती है, छोटी सी संस्था अगर है, उसमें सभी कार्य आप स्वयं कर सकते हैं। आपके यदि एक दो अधीनस्थ वर्ग है, कर्मचारी है, उनको आप आदेश दे सकते हैं, और सभी निर्णयन जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आप अपने पास, अधिकार अपने पास रख सकते हैं। बट ज्यों ज्यों आपकी संस्था का आकार बढ़ता है, जैसे आजकल संस्था के स्वरूप तो
ना केवल एकल है कि रीजनल है, एक जगह तक सीमित है, ये तो वैश्विक रूप से आजकल संस्थाओं का रूप हो गया है, जो हम जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो चुकी है। तो एक ही व्यक्ति जिसके पास अधिकार है, उसे संभव नहीं है कि हर जगह वो रहे और निर्णय के लिए वो स्वयं प्रस्तुत रहे वहां पर। तो जब आप बांट देते हो अपने अधिकार और निर्णयन का अधिकार, जब आप दूसरों को समर्पित कर देते हो, बांट देते हो, वो कहलाता है विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण अर्थात जब सारे अधिकार एक जगह, आप एक ही व्यक्ति अगर हो या कुछ व्यक्ति हो, उनके पास जब अधिकार लेने का दायित्व होता है, वो होता है केंद्रीयकरण। और जब आप वो बांट देते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अथॉरिटी को, तब हो जाता है विकेंद्रीयकरण, अधिकारों का बांटना। जैसे हम पहले भी देख रहे थे अधिकार एवं दायित्व, वही चीज यहाँ पर जब आप अधिकार को बांट देते हैं, वो बन जाता है विकेंद्रीयकरण। अब बात आती है सोपान श्रृंखला की। हम देखते हैं जब हमें एक मंजिल से ऊपर के मंजिल तक पहुंचना है तो सीढ़ी होती है ना, उसे ही कहा जाता है सोपान श्रृंखला। अब मान लीजिए, ये एक आपको उदाहरण देते हैं कि एक संस्था है और वहां पर उत्पादन विभाग हो सकता है। उत्पादन में मान लीजिए कच्चा माल आप खरीदते हैं और कच्चे माल से आप पक्का माल बनाते हैं, वस्तुएं। जिस प्रकार से मान लीजिए आपका कपड़ा उद्योग है और आपने कपास खरीदा है और कपास से बन के फिर वो आप थ्रेड्स बनाते हो, उसको वीव करते हैं और क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है। अब ये जो चीज है कि कच्चा माल खरीदना, तो मान लीजिए ये ABCD ये उत्पादन विभाग हुआ और कच्चा माल खरीदना वो क्रय विभाग का, यहाँ पे तो ये उत्पादन चल रहा है, फैक्ट्री में जैसे जो काम चल रहा है। लेकिन ये जो EFG है, ये दूसरे विभाग के जो श्रृंखला है उसके अधिकारी वर्ग है। अब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो उत्पादन विभाग है, वहां दिख रहा है कि कच्चा माल खत्म हो रहा है, तो उन्हें अभी क्रय करना है, परचेज करना है कच्चा माल, ताकि जो वर्कर्स आ रहे हैं, मशीनें हैं, वो चलते रहें, आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो उन्हें ये जो क्रय करने का आदेश प्राप्त होना है, हम सोपान श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो यूं तो किस प्रकार से होता है, हमने आदेश कहा उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। अब A, B, C, D ये विभिन्न स्तरें हैं। तो यहाँ पर C को पता चलता है कि कच्चा माल कम पड़ा है। ये जो प्रबंधक है, ये जो मैनेजर है, मान लीजिए ये फैक्ट्री मैनेजर है, तो उनको अब बोलना है कि भाई हमें और सारा कच्चा माल चाहिए क्योंकि ये खत्म होने को आया है। यूं तो अगर आप C को B को बताना है, B को A को, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं या आप कहें वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको बताना है, फिर A बताएंगे E को, E बताएंगे F को। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। जब आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना होता है, शीघ्र निर्णय लेना होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो हेनरी फेयोल का मानना है कि आप एक पट्टी, जिसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए बीच में गड्ढा है और आपको इस पार से उस पार जाना है, तो आप एक प्लैंक रखते हैं, पट्टी रखते हैं और उसके ऊपर से चल के चले जाते हैं, वरना आपको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा जिसमें समय चला जाएगा। तो हेनरी फेयोल का मानना है कि आप एक संपर्क पट्टी अर्थात C को F से यदि तुरंत बताना है कि हमें कच्चा माल खरीदना है, तो वो कर सकते हैं संपर्क पट्टी, और इन इंग्लिश गैंग प्लैंक से, प्लैंक पट्टी जो लकड़ी का पट्टी होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका काम भी जारी रहेगा, समय भी व्यर्थ नहीं होगा और आप कोई लॉसेस फेस नहीं करने होते हैं संस्था को। लेकिन जैसे इन्होंने ये जो डिसीजन मेकिंग किया है, इसकी जानकारी आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी होगा। वो अपने आप चलते रहता है क्योंकि ये सोपान श्रृंखला बनी ही ऐसी है। बात यही है कि आपको शीघ्र निर्णय जब लेनी होती है तो संपर्क पट्टी की आप उपयोग कर सकते हैं। अब अगला है व्यवस्था का सिद्धांत। अक्सर देखा जाता है, यदि आप जब काम करते हैं, कोई चीज आपको हाथ के पास वहां रहना चाहिए लेकिन आपको नहीं मिलता है, तो अन्य समय व्यर्थ बहुत हो जाता है। तो हमेशा काम आपका सुव्यवस्थित ढंग से हो, तो व्यवस्था में मानव जो संसाधन होते हैं और
भौतिक संसाधन होते हैं, ये दोनों ही अपने अपने स्थानों पर बराबर से होने चाहिए, ताकि जो काम हो, कार्य हो रहा है, वो कोई अड़चन के बगैर, कोई ऑब्स्टिकल के बगैर आप निरंतरता से स्मूथली कर सकें। जैसे व्यवस्था में मानव संसाधन की यदि हम बात करते हैं, आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, यदि हम कहें कि अगर कोई कॉलेज है या स्कूल है, आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स दिखते हैं। जैसे आपको साइंस डिपार्टमेंट अगर दिखेगा, आपको साइंस लेबोरेटरीज दिखेंगे, आपको कंप्यूटर विभाग मिलेगा जहाँ टीचिंग होती है, क्लासरूम्स होते हैं, तो आपको, और एडमिनिस्ट्रेशन अगर है तो ऑफिस आपको दिखेगा, ऑफिस में वेरियस रूम्स रहते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन है, जहाँ पे क्लरिकल विभाग है, जहाँ पे उच्च अधिकारी बैठते हैं। तो हर जो अगर आप देखते हैं कार्य, जिनका जो कार्य होता है वो वहाँ पे आपको मिलते हैं, उनके संसाधन भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि यदि आपके संस्था में व्यवस्था से चीज़ें रखी हुई है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो, तो आपका कार्य बगैर कोई समस्या के निरंतरता से चलती रहती है। जो हम अगला पॉइंट देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं, वो है समता या फिर समानता। अधिकारी वर्ग हर एक अपने से जो अधीनस्थ वर्ग है, उनके साथ समानता से यदि पेश आते हैं तो किसी में भी ऊंच नीच की भावना पैदा नहीं होती है। एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार सभी के बीच में मध्य में होता है। यदि ये बात कहीं से किसी कर्मचारी के मन में आ जाता है कि ये जो वरिष्ठ है ये हमेशा एक जन को ही बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी तो वो सुनते ही नहीं है, इसमें मनमुटाव होता है। और जहाँ पर आपका विचार अगर ऐसा लगता है कि क्लैशेस आ रहे हैं, वहाँ पे काम सरलता से नहीं होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। तो इस वजह से हेनरी फेयोल का ये मानना है कि ये प्रबंधक का लुकआउट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि वो हर एक अपने कर्मचारी से ऐसे उनका बिहेवियर हो, उनका जो अगर आप कहें डिसिप्लिन की रूल्स हो, जो हमने अभी पहले देखा कि डिसिप्लिन के अगर रूल्स है वो सबके लिए सेम होने चाहिए। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिसिएशन दें, और सबके लिए ही ये एक एनकरेजमेंट वाली बात होती है, और उससे सब में एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार बन जाता है, आपस में भी वो मिलजुल के एकजुट होके काम करते हैं। कार्यकाल में स्थायित्व, हमने इसके पहले पढ़ा उचित पारिश्रमिक, इसी से ही कुछ मिलता जुलता और जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। कर्मचारी को यदि मन में हमेशा एक डर बैठा रहे कि मुझे आज यहाँ से निकाल देंगे, मुझे शायद यहाँ पे नौकरी में कुछ थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाए या गलती हो जाए तो हो सकता है मुझे नोटिस दे दें कि आप निकाल दोगे, तो ये जो एक डर की भावना होती है कर्मचारी में, वो उससे उसका 100% 100% काम करने में बाधा होती है, रोकता है। तो हेनरी फेयोल का ये मानना है कि अगर आप कर्मचारी को ये आश्वस्त करें, विश्वास दिलाए कि आप अच्छा काम करेंगे, आपको उतनी ही अच्छी पारिश्रमिक मिलेगी और आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, आपके कार्य में निरंतरता रहेगी, हम हमेशा आपको अपनी संस्था से जोड़ के रखेंगे, तो कर्मचारी के मन में संस्था के प्रति आस्था, आदर बढ़ती है, और वो उतने ही अपनेपन के भावना से 100% 100% उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये विचार हेनरी फेयोल का है कि जो भी कर्मचारी है या जो मजदूर अगर काम करते हैं, उन्हें मन में ये विचार ना आए कि आज या कल उन्हें कहीं निकाल ना दे। तो कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, ये कर्मचारी को उसके उत्पादकता में और मदद करती है, बढ़ाती है, जो संस्था के लिए एक बहुत अच्छा एक संकेत होती है। पहल का सिद्धांत, अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारियों के कुछ नए आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, और उनके जो वरिष्ठ होते हैं कई संस्थाओं में इसे बहुत, आजकल जो ये इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें तो यहाँ पे पहल के सिद्धांत में इवन प्राइजेस डिक्लेयर करते हैं कि किसी का अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो आइडिया अगर है वो पहल करे, वो आए अपने विचारों के साथ, अपने कुछ सुझाव के साथ, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि एक प्रबंधक देखता है कि अरे मेरे ग्रुप में तो बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज आ रहे हैं, मेरे ही जो अधीनस्थ वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है,
तो वो उनको और प्रतिसाद देना चाहिए, उनको एनकरेजमेंट देना चाहिए, जिसकी फिर से यही बात आती है कि उनकी उत्पादकता बढ़ती है, जो किसकी उत्पादकता बढ़ाएगी, फाइनली वो संस्था की उत्पादकता बढ़ाएगी। और अंत में हम आते हैं संघ भावना। अब संघ का मीनिंग है जैसे एकजुट होना, टीम स्पिरिट। पहले भी हमने देखा कि अगर यदि एक ग्रुप मिलकर के काम करता है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि मुट्ठी अगर हम बांध ले तो आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो, अगर आप अकेले अकेले करते हैं तो उसका फल उतना नहीं मिल पाता है। तो प्रबंधक का ये हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए कि उसके जो कर्मचारी वर्ग हो उसको मिला करके उसमें वो एनकरेज करे, उनको प्रोत्साहित करे कि वो मिल करके एकजुट होके अपने संस्था के लिए काम करे। इससे उत्पादकता बढ़ती है और जो संस्था के उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत महत्व रखती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए समझ में आए।